22 दिन। क्या 22 दिनों तक किसी को बेवकूफ बनाकर उसी के घर में गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या किसी की मनोस्थिति इतनी विकृत की जा सकती है कि वो 22 दिनों तक गिरफ्तार रहे, अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दे? इस दौरान किसी से मदद मांगने या अपनी स्थिति बयां करने का उसे अवसर प्राप्त भी हो तो वो इतना डरा हुआ हो कि किसी से कुछ कह तक न सके। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। ऐशबाग निवासी 73 वर्षीय रीता भसीन को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। वो भी 1, 2 या 4 घंटे नहीं, 1, 2 या 4 दिन भी नहीं, पूरे 22 दिनों तक रीता भसीन अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट हो गई। मामला साइबर फ्रॉड का है। कुछ दिन पहले ही मैंने साइबर फ्रॉड पर बात करते हुए एक वीडियो बनाई थी और अब आपके सामने ये घटना लेकर आ रहा हूँ। लगातार इस देश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उस वीडियो में भी एक्सपर्ट से मेरा यही प्रमुख प्रश्न था कि पढ़े लिखे लोगों को तो हम जागरूक समझते हैं ना, तो पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ये घटनाएं कैसे हो जा रही हैं? वो वीडियो भी आप जरूर देखें। फिलहाल यहाँ रीता भसीन के साथ पूरे 22 दिनों तक क्या हुआ ये जानते हैं। कैसे साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर रीता भसीन से 22 दिनों में 70 लाख रुपए ठग लिए। जी, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 70 लाख रुपए। रीता भसीन के मुताबिक 20 जून को उन्हें सुनीता नाम की महिला का फोन आया, जिसने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उनके बैंक खातों में मौजूद रकम और जेवरात अवैध कमाई है। उन पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उसके बाद विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति से बात कराई गई, जिसने कहा कि 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना तय। डर के कारण रीता भसीन ने बताए गए बैंक खातों में 56 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अभी इतना काफी नहीं था। ठगों ने कहा कि जांच जारी रहेगी, इसलिए रीता भसीन को कहीं जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी और लगातार फोन कॉल पर बनी रही। वीडियो कॉल के जरिए नजर रखी जाने लगी। जब पैसा खत्म हो गया तो उनसे कहा गया कि जेवर गिरवी रखकर रकम भेजो। डर के मारे उन्होंने अपना सोना गिरवी रखकर 14 लाख रुपए और भेज दिए, यानी कुल 70 लाख रुपए। इस पूरे प्रकरण के दौरान ठगों ने रीता भसीन को चेतावनी दी थी कि फोन काटा या किसी से बात की तो सीधे जेल भेज दी जाओगी। उन्हें कई बार मौका मिला कि वो बैंक मैनेजर से या परिवार वालों से बात कर सकें, लेकिन मानसिक दबाव में उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया, कुछ कहा तक नहीं। जब रकम खत्म हो गई तो जालसाजों की हिम्मत देखिए, उन्होंने कहा कि किसी परिजन से बात कराओ ताकि बाकी रकम का इंतजाम हो सके। रीता भसीन ने अपने देवर से बात कराई और पूरा मामला तब जाकर सामने आया। रीता ने कहा था कि ठगों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सारी रकम जांच के बाद लौटा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाने वाला कहां लौट कर आता है और यहाँ तो मामला पैसों का है। ठगों ने उनसे पासबुक, आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और सोने की जानकारी भी ले ली। इसके बाद वे साइबर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। समझते हैं कि साइबर अपराध क्या होता है, कैसे काम करता है। पहले हमारे बटुए से पैसे चुरा लिए जाते थे, लेकिन अब हमारे पास बैंक खाते हैं, तो अब बैंक खातों से भी पैसे चुरा लिए जाते हैं और चोरी करने में हम खुद जाने अनजाने मदद कर देते हैं। दरअसल साइबर अपराध एक संगठित ऑपरेशन है। पुलिस का कहना है कि एक मॉड्यूल फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड की व्यवस्था करता है। दूसरा मॉड्यूल लोगों को, जो अक्सर गरीब और अशिक्षित होते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनका आधार नंबर लेकर उसमें जुड़ा मोबाइल नंबर बदलवा कर उसे अपराधियों के पास मौजूद मोबाइल नंबर से लिंक करवा देता है
इन खातों में ठगी की गई रकम डाली जाती है। ये सभी खाते लगभग जीरो बैलेंस खाते होते हैं। एक अन्य मॉड्यूल खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों से जबरन वसूली करता है, जैसा कि रीता भसीन के केस में हुआ। इस पूरे गिरोह का सरगना अक्सर विदेशों में बैठा होता है। अपराधी जिन डेटा का दुरुपयोग करते हैं वे उन्हें कैसे मिलते हैं? दरअसल सबसे बड़ी खामी ये है कि मोबाइल नंबर और बैंक खातों जैसी जानकारी खरीदी जा सकती है। ऐसे अपराधों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि चुराया गया पैसा बहुत तेजी से इधर उधर किया जा सकता है। पीड़ित एक जगह होता है, पैसा जिन खातों में भेजा जाता है वे किसी और जगह होते हैं, जबकि इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन किसी और के नाम पर होता है। इससे जांच अधिकारी कई दिशाओं में भटक जाते हैं। जल्दी से जल्दी पैसे की वापसी सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि साइबर अपराध के बाद लगभग 1 घंटे तक पैसा वित्तीय चैनल के भीतर ही रहता है। धोखेबाज सैकड़ों बैंक खातों के जरिए उस पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद पैसा नकद निकाल लिया जाता है या उसे गेमिंग करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है। ऐसे में उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चोरी किए गए पैसों की रिकवरी रेट अब भी बहुत कम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सीईओ राजेश कुमार के अनुसार अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच पीड़ितों की शिकायत के आधार पर 1100 करोड़ रुपए की ठगी गई राशि को ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि उसमें से केवल 10वां हिस्सा ही वसूल किया जा सका है। साइबर अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अज्ञानता, डर या ब्लाइंड ट्रस्ट के चलते डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार हो जाते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों को रोकने के लिए जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता का बढ़ाया जाना आवश्यक है। और इतना तो जान ही लें कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ भारतीय न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था में कहीं दूर दूर तक नहीं है। कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी आपको कॉल करके कभी गिरफ्तार नहीं करेगा। ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमें बताई है। फोन पर अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ देकर इस पर हमें जागरूक किया है, लेकिन हम हैं कि जागते नहीं। यदि आप इस तरह की घटना का शिकार होते हैं तो अपनी ओर से कम इतनी कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित करें। सबसे पहले ठगों का शिकार होते ही तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। पास के साइबर थाने पहुंचें और पूरी जानकारी दें। तुरंत बैंक खातों को ब्लॉक करवाएं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।